जी। तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना करवाया था ना। अगर हम स्टार्ट से लेते हैं कि जो हमारा जो अस्सलाम वालेकुम, ये जो हमारा आज का ये जो लेक्चर है, ये जो आज इंटरव्यू मेन हुए हैं उनके वाले से। और उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का, इंट्रोडक्शन करवाने का। और मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर करता हूँ, जो मैंने खुद अपनी जॉब के लिए दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड करता हूँ। इस तरह का इंट्रोडक्शन करवाने से ये होता है कि हम उनको ज्यादा रूम प्रोवाइड नहीं करते कि वो हमसे क्वेश्चंस करें जो शायद बाद में हूं भी या ना हूं। लाजमी तो नहीं है कि जो क्वेश्चन हम उनको रूम प्रोवाइड कर दें और उनके पास मौका मिल जाए कि हाँ भी ये भी क्वेश्चन करवाया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, हम उनको खुद मौका नहीं देते। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, माय नेम इज मोहम्मद यूनस, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, आई डिड माय matriculation from Government High School Amruka in 2015, and also I did my intermediate from Government College Dipalpur in 2018, and also I joined university for my BS degree, and I did my BS Physics in University of Sahiwal, and currently I am preparing myself for competitive jobs exams। और यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया था, और ये मेरा 30 एक सेकंड में हो गया था, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जरा जल्दी में बोला, लेकिन वहां पर मैंने सुकून से ना, जैसे माय नेम इज मोहम्मद यूनस, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, आई डिड माई मेट्रिकुलेशन। तो इस तरह से मैंने उसको तरतीब से जरा चीजों को स्लो रख के और अच्छे से किया था। इसमें जो सबसे अहम चीज होती है ना जी, वो होता है कि हमारा इंट्रोडक्शन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को वो दी है जो उन्होंने मुझसे पूछा है, मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है। इसके बाद अब देखिए, दो तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं। एक इंट्रोडक्शन वो होता है जो वो आपको खुद कह देते हैं कि जी आपने ये चीजें बतानी है, आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है, और उसके बाद वो आपको खुद कह देते हैं। वो स्टार्ट में आपको एक ना बना देते हैं परफॉर्मा सा, मतलब जुबानी कलामी, ऐसा नहीं होता लिख के होता है। वो कहता है आपने अपना नाम बताना है, कहाँ से बिलोंग करता है वो बताना है जी, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन बतानी है और आपने अपनी हॉबी बतानी है, या आपका एम इन लाइफ क्या है। ये सारी अगर वो आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दे कि जी आपने ये चीजें हमें इस तरतीब से बतानी है, फिर तो आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है, फिर आप उसी तरतीब से अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आपको वो कहेंगे ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जनरल वे में, तो आप यहाँ पर अपनी खुद से हॉबी ऐड नहीं करेंगे। आपको क्या शौक है आप वो ऐड नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? आपने लिख दिया जी मुझे शौक, आपने बता दिया कि मुझे शौक है जी ट्रैवलिंग का, और आप कभी लाहौर के अलावा किसी और शहर में गए ही नहीं, या फिर आप कभी एक से दूसरा शहर आपने देखा नहीं है, इसमें ये बड़ा इशू बन जाता है। फिर आप खुद मतलब उनको रूम दे रहे होते हैं इस तरह के, जहाँ पे आपने हॉबी बतानी होती है, जहाँ पे वो सीएसएस लेवल के पीएमएस लेवल के इंट्रोडक्शन होते हैं, और वो स्टार्ट में कहते हैं कि जी आपने आपके इंट्रोडक्शन में ये चीजें होनी चाहिए। जैसे आर्मी में भी ये कह देते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन आपने करवाना है उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, और आप हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इस तरह से आपने अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो सिंपल रखना होता है, ताकि अगर वो जो क्वेश्चन उनके पास जो लिस्ट उनके माइंड में है, जो क्वेश्चन उन्होंने करने हैं, वो उस तरतीब से कर पाए। आप उनको खुद एक एक्स्ट्रा चीज ना दें जिसकी जरूरत ही नहीं है। और अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं, तो जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे होंगे, तो वो अपनी जॉब का लाजमी बताएंगे, सर करंटली आई एम सर्विंग इन फला डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस में है, जैसे इरिगेशन में है, या और किसी डिपार्टमेंट में है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, और आप एज अ क्या सर्व कर रहे हैं, एज अ आप वहां पे सब इंस्पेक्टर हैं, एज अ कांस्टेबल है, एज अ कोई और आपका होता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो बताएंगे। और उसके साथ साथ आपकी वहां पे ड्यूटी क्या है, मतलब एज अ आपका जो वहां पे रैंक है या आपका स्केल है वो क्या है। आप वहां पे अपना स्केल नहीं बताएंगे, मीन्स दैट कि आपका स्केल नहीं बताएंगे, मेंशन करेंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर तो आप अपना सब इंस्पेक्टर बता देंगे। अ, अगर आप जनाब वहां पे कांस्टेबल हैं, सार्जेंट हैं, कुछ हैं, टीचर हैं, या किसी और महकमे में है, तो आप अपना सिर्फ उस ओहदे का नाम बताएंगे। जहरी सी बात है वो स्केल पे बेस करता होगा, लेकिन आपने खुद से 11 स्केल या 14 स्केल या 16 स्केल नहीं बताना, क्योंकि ये चीजें इम्पैक्टफुल नहीं होती। अगले बंदे को पता होता है, अगर आप कहेंगे ना जी मैं कांस्टेबल हूँ, तो उसको पता है, और ऑटोमेटिक पता होगा कि 7वां स्केल है। अगर आप कहेंगे जी मैं सब इंस्पेक्टर हूं, तो पता होगा कि इसका स्केल कौन सा है। तो इस तरह से आपने करंटली आप जो जॉब कर रहे हैं वो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे। उसके साथ साथ अशफाक, हम क्वेश्चन लेते हैं आपका। आप अपना वहां पर जरूर बताएंगे अपनी जॉब के रिलेटेड क्या कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जी इंशाल्लाह इस तरह का आपका जो सिंपल इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और इम्पैक्टफुल रहेगा, और ज्यादा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर वो जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, सही सी बात है, वो तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जी अशफाक। सारा जो आपने बताया इंटर और मैट्रिक का, जी जी। तो हम इकट्ठे बता सकते हैं कि आई डिड माई बेसिक एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन। बच्चे देखो, आपका इंट्रोडक्शन वहां पे होना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये जी आई डिड माई बेसिक एजुकेशन फ्रॉम होम टाउन, बात खत्म। सारी चीजें भी इंक्लूड करोगे तो 5 सेकंड के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब वो जो होता है ना, ये शुरू होने से पहली बात तो खत्म होगी, तो फिर अब क्या करोगे?
कुछ चीजें बतानी भी मतलब तो है। इंटर ये अलग अलग बतानी है और ईयर भी बताना है। मैट्रिक का बताना है, ये बता दें, अच्छी बात है। अदरवाइज स्कूल मतलब अपना जो जहाँ से तालीमी इदारे से आपने किया वो बताएं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ईयर बताएं, मैंने बताया था आपको भी मैं रेकमेंड करूंगा। इससे ये होता है कि आपके पास 20 या 30 सेकंड से ज्यादा टाइम निकल जाता है। ठीक है सर। 3 बज गए। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ I'm ਨਾਲ just ਕੋਲ latest। ਨਾਲ ਪਈ ਬੋਤਲ। आज के बाद जिस बच्चे का माइक ऑन होगा उसको सबसे पहले मैं क्लास से निकालूंगा, और जिसका 3 दफा माइक ऑन हो गया ना बगैर कहे, मतलब इस तरह से उसको हम क्लास से निकाल देंगे ताकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो और जो फ्लो बन रहा हो वो टूटे नहीं। प्लीज ये ख्याल रखिएगा। और जिस बच्चे ने ऐसे ही जैसे कह लें कि विदाउट एनी रीजन अगर आप अपना माइक ऑन करके बाकी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो आप अपना मुझे अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। और कोई मसला ही नहीं। जी, तो हम बगैर किसी देर के आगे बढ़ते हैं। कोशिश किया करें कि बाकी लोग भी हैं, तो जरा इतनी छोटी छोटी गलती छोटी होती है, लेकिन ये है कि बाकी लोगों का जो फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है, और बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं आपकी उनके ऊपर मतलब आपकी उनकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर सर आप डिस्टर्ब होंगे तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। जी, उसके बाद जी हमारे पास है जी, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर योर डिग्री। बड़ी बात आ गई ना। अब देखिए जी, उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा है। मैंने आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन करने के बाद वो आपसे खुद पूछेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन आपसे करने हैं तो उन्होंने करने ही करने हैं। अगर आप खुद ज्यादा चीजें बता देंगे तो आप खुद एक्स्ट्रा चीजें वो लेके चल रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। अगर इंट्रोडक्शन आपका यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे इंट्रोडक्शन आपका जाएगा, वो आपसे खुद क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आप जितना लंबा लेके जा सकते हैं, कितना अच्छा लेके जा सकते हैं, कितना अच्छा आंसर करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन निकलते जाएंगे, वो गुड है। आपका इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू है ना, आपका इंटरव्यू जितना लंबा जितना प्रोलॉन्ग होगा वो उतना आप लोगों के लिए अच्छी बात है। देखिए मैं अभी सिर्फ बात की मैंने इंट्रोडक्शन की, इंटरव्यू पूरे की बात नहीं की। इंट्रोडक्शन जो होगा वो आप अच्छा, इम्पैक्टफुल और कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे ताकि उनके ऊपर जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे, वो बुरा ना हो। आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा हो कि आपको वहां पर मतलब एक आपका स्टार्ट में आपको एक अच्छा आज मिल जाए। वहां पर जो होता है ना कि जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल ये आपने गलती नहीं करनी। आप इंटर जब रूम में इंटर हुए आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, दैट्स गुड, ये आपने कहना था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये कहने की जरूरत नहीं है। आप वी आर बिलोंग टू मुस्लिम कंट्री, और इसमें अगर आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं तो इसमें दैट यू आर मतलब एक आप अच्छे पर्सन है। जब आप रूम में एंटर हो तो आपने अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो आपका यहाँ से आगे काम खत्म है। फिर जब आप वो इंट्रोडक्शन कहेंगे ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहां पर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जी आप वहां पर मॉर्निंग में गए, आपका इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू हुआ है वो 2 बजे हुआ है, तो आप गुड मॉर्निंग कह दें, या वहां पर तो टाइम नून का स्टार्ट हो चुका है ना, आफ्टरनून का। तो आपने वहां पर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जरूरत नहीं है, स्टार्ट से जी माय नेम इज मोहम्मद यूनस। इस तरह से कॉन्फिडेंट में रहते हुए आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम जरूर करना है। जब भी बोले अच्छा बोले, माय नेम इज मोहम्मद यूनस, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बाबलनगर। तो दैट इज दिस इज द वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद है जी, व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर योर जॉब, आफ्टर योर डिग्री। तो डिग्री करने के बाद आप क्या कर रहे हैं वो आप ऑनेस्टली बताएं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई अपना टीचिंग कर रहे हैं कहीं पे, अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया हुआ है ना, तो जरा बिजनेस को उतना ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मतलब आप उस अपने आप को आपने उस फील्ड से निकाल के आप अलग से बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आप जॉब में आते हैं फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो इस तरह से वो चीजें सारी और ज्यादा कम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये कहें जी मैं टीचिंग कर रहा हूँ या फिर कोई मैं अभी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपके पास और अच्छा आंसर नहीं है तो आप सिंपल ये कहेंगे सर मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट्स इट। अगर आपको टीचिंग कर रहे हैं टीचिंग बताएं, अगर आपको प्राइवेट काम कर रहे हैं प्राइवेट काम बताएं जो आप मतलब एज अ जॉब के लिए कर रहे हैं। और साथ में कोई भी अगर आप अपना बताते हैं आफ्टर डिग्री के, उसके साथ साथ आपने लाजमी बताना है कि सर मैं करंटली आई एम डूइंग दिस एंड आल्सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर कॉम्पिटेटिव जॉब रिलेटेड एग्जाम्स। वो वन पेपर हो सकता है, वो मतलब जो भी जॉब का एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं कंपटीशन के अंदर, तो वो आप उस तरह से तरतीब में बताएंगे चीजों को लेके। फिर है जी, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ बतानी है जी। आपकी स्ट्रेंथ जो जो है मतलब अ, कुछ बच्चे कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके अपनी स्ट्रेंथ बताए जी, एक, पता नहीं। सर नेवर गिव अप। वेरी गुड। और जी, Sir, I am optimistic, hardworking student. वेरी गुड लक्ष्मण। Responsible. जी वेरी गुड।
आगे हमारे पास है जी बिलाल अहमद। और सोशल कह सकते हैं, हमारी सोशल इंटरेक्शन अच्छी है पब्लिक के साथ। वेरी गुड, अच्छी बात है। पंक्चुअल सर। वेरी गुड। बस ठीक है, आपने यही अपनी ना 2 से 3 बतानी है लाजमी तौर पर, ताकि वहां पे जो आपका स्टार्ट है वो जरा अच्छे से अच्छा हो सके, और आप अपनी स्ट्रेंथ जो है ना बतानी वही है जो एक्चुअल में भी हूँ। क्या कि वो पूछना है जी, पूछे ना कि ये आप मतलब इससे आपको क्या फायदा हुआ या क्या करते हैं आप, तो उससे फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, कि ऐसा ना हो कि आपके अंदर वो सच में ही ना हो और आप जी वो बता रहे हो, तो उससे फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ता है। जिस चीज का जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर मैं खुद बताऊं तो मैं सोशल हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अगर जो बंदा सोशल है उसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही होगी। नंबर 1 पे मैं सोशल हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना खुद के ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ, कि मुझे एक नई जगह पे जाके मैं सर्वाइव बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। कि मैं मतलब जो चीज होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि सर्वाइवल रेट या होना, इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, मतलब आप नई चीजों को बड़ा जल्दी सीख लेते हैं। डाइवर्स पर्सनैलिटी है मेरी। मतलब आप ये बताएंगे सर माय पर्सनैलिटी इज डाइवर्स, कि मैं नई चीजों को बड़ा जल्दी सीख लेता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ और चीजों को लेके बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसके अलावा सर मेरी मैं एक सोशल पर्सन हूँ, मतलब तो ये दैट्स इट। ये आप ये अलग अलग हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो ये आपका डिफरेंट भी हो सकता है। नहीं मैम, ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है इस तरह से। बता जी, डू यू नो हु वर्क्स इन पीरा? ये क्वेश्चन था, हु वर्क्स इन पीरा मतलब पीरा के डिपार्टमेंट वाले बंदे करेंगे ये क्वेश्चन। शायद मैं हो सकता है मुझे लिखते वक्त हो गया। अदरवाइज आपको पता है कि इसका मतलब, कि मतलब डू यू नो हु वर्क्स इन पीरा? ये क्वेश्चन किस तरह से ये मेरे पास व्हाट्सएप में आया हुआ था। किसी को पता है बच्चों ये क्वेश्चन किस तरह से था? सर ये लाइक सर इस तरह है ये होना है कि है पीरा सर कि ये पीरा हायरार्की तो नहीं कैसे पूछ रहे? बनेगा। नो नो पीरा का मतलब कि डू यू नो, हो है इसमें, हु नहीं आना, हो कैसे पीरा काम करता है। हाँ ये है, क्योंकि मैं मेरे पास बच्चे ने अभी भेजे थे 10 मिनट पहले, तो मैंने जरा उसको बैठ के एडिट किया था ताकि ये आपके पास जरा अच्छे फॉर्म में आए। तो मतलब ऐसे होगा कि हाउ नहीं पीरा नहीं वर्क्स। हाँ तो ये है ना भी, हाउ पीरा वर्क्स। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर में 4 चीजें बताई थी ना, आप लोग को नहीं, याद है? ये कहा था कि पैरा के बंदे को प्रेफर किया, ये सवाल था उसमें। उसने आके पैरा के बंदे को प्रेफर किया, ये था उधर ग्रुप में भी है। हाँ रेफर किया, वेरी गुड, ये मेरे पास है कि उसने फिर पीरा के बंदे की तरफ रेफर किया है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसने बाद में पीरा के बंदे की तरफ रेफर किया कि जी मतलब चाहे जो जिस बंदे ने इंट्रोडक्शन लिया ना, तो उसके बाद उसने पीरा वाले बंदे की तरफ रेफर कर दिया। ठीक है। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोस्ट? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अलग से और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का अलग से। पता है ना बच्चों, काम क्या होता है जी यस सर सर। सर। और इन्वेस्टिगेशन काइंडली ऑफिसर का बता दें, और रिवाइज जी इन्वेस्टिगेशन? कर सर। दें सर। क्या रिवाइज कर दें सर। रिवाइज तो कर दिया फिर अच्छा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का आपको पता है ना जी, कि एज अ इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप लॉ को इन्फोर्समेंट करवाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने लॉ को इन्फोर्समेंट करवाना है, और आपकी जो मतलब जुरिसडिक्शन है उसके अंदर आप लोग प्राइस इंस्पेक्शन करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करेंगे फॉर अगर कोई नया मतलब लॉ बनता है पंजाब के अंदर उसको इन्फोर्समेंट करवाने के लिए। और उसके अंदर आपके डिफरेंट आप बताएंगे कि सर इसके अंदर डिफरेंट तरह की हमारे पास अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो हम सर अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि हमारे पास अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए मतलब उस ऑफेंस को रोकना और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना, और मतलब एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना। और उसके बाद बहुत सारी मतलब और भी है, जैसे कि हमारे पास अगर किसी को मतलब इंस्पेक्शन करनी है, कहीं पे जाके आप लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट करवाना है, उसके अलावा समन जारी करना है, ईपीओ जारी करना है, उसके बाद अगर आपने एक रिपोर्ट जारी करनी है, कॉस्ट एंड जो होता है ना, इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो होगी आपकी वो आप निकाल के देंगे। कि कोई भी अगर कोई भी आपने लॉ इन्फोर्समेंट करवाया और वहां पे जितनी कॉस्ट आई है तो वो आप बताएंगे। तो ऑल दैट ये सारी की सारी चीजें आपने वहां पर उनको बतानी है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी सेम है कि आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप लॉ प्राइस कंट्रोल करेंगे। देखना जो चीजें लाजमी बतानी है आपने, 2 से 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट करेंगे जो पीरा डिपार्टमेंट ने आपको कही है, जो पीरा डिपार्टमेंट किस काम के लिए बने। उसके बाद ये आप प्राइस इंस्पेक्शन करेंगे, और उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करेंगे। और इसका एक और काम भी है हमारे पास, बताया कुछ ऐसे? एंटी होर्डिंग सर, एंड लैंड लैंड मैनेजमेंट। इंक्रोचमेंट, लैंड इंक्रोचमेंट, वेरी गुड। तो ये इस तरह से आपने चीजों को रिवाइज करते रहना ताकि आपकी चीजें माइंड में रहें।
चीजें आपको आती हैं, लेकिन सम टाइम होता है ना कि बंदे के माइंड में वो नहीं रहती, इसलिए आप रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें आपको याद भी रहेंगी। इस तरह से हमारे सर पास ये जी। जी जी। इन्फोर्समेंट जो कॉस्ट है, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी में हमने इन्फोर्समेंट ऑपरेशन किया, हमने एक्सीवेटर जो है 7,000 पर हार के लिए हायर किया, जी ये वही कॉस्ट हो? ये वही कॉस्ट बिल्कुल। यहाँ पे तो डिपार्टमेंट पे करता है ना, गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन यहाँ पे ये अगर इंक्रोचर से पे होगा। लेकिन ना ऑफेंडर से होगा, ऑफेंडर पे करेगा। ठीक है। मीन सर हमने रेवेन्यू जनरेट करना है ऑफेंडर से, लाइक वो जो उनको फाइन करते हैं उधर से हमने रेवेन्यू जनरेट करके अपने डिपार्टमेंट को देना है। नहीं, ये यहाँ पे ना अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे ना कि रेवेन्यू जनरेट करना, ये जरा और बात हो जाएगी। यहाँ पर ये है कि जो, देखिए अगर फर्ज करें वो जुर्म करता ही नहीं है तो आप तो रेवेन्यू जनरेट नहीं ना करेंगे, आप कहेंगे कि सर आपने वहां पे यही वर्ड यूज करना है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट, जो इन्फोर्समेंट करने में जो कॉस्ट आएगी वो, दैट्स इट। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वन है, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बाद व्हाई वाज देयर अ नीड टू क्रिएट दिस डिपार्टमेंट, यही सारी बातें जी। नीड क्यों जरूरत पड़ी? मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि जो हमारे पास ये काम पहले कौन कौन लोग कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ये काम कर रहा था, प्राइस इंस्पेक्शन का भी, कोऑर्डिनेशन का भी, इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी वो करता है, लॉ एनफोर्समेंट भी वो करता है, जो मतलब हमारा से ना एडमिनिस्ट्रेशन जो काम डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे ये काम कर रहे होते हैं ना। और उनके पास ये काम इतना ज्यादा होता है, ओवर बर्डनाइज इदारे हमारे पास हैं पाकिस्तान के अंदर, कि ये जो चीज है वो मतलब इतना ज्यादा बर्डनाइज इदारे हो चुके हैं कि वो काम जो होने हैं एफिशिएंसी की बहुत स्लो हो जाती है। और यही काम फिर बार बार ये जो जुर्म है ऑफेंस होते रहते हैं। और वो उतना ज्यादा सोसाइटी है वो इन क्राइम से फ्री हो नहीं पाती। जैसे लॉ एनफोर्समेंट करवाना है या प्राइस इंस्पेक्शन है, मतलब अब ये काम एसी के पास है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास है। अब उसने काम किसको दिया हुआ है? उसने आगे इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। तो इस तरह से फिर जिस बंदे की अथॉरिटी बनती है, जिस बंदे का एक्चुअल में काम बनता है, वो तो बंदा है ही नहीं, वो कोई बंदा भी नहीं है। मतलब अगर प्राइस कंट्रोल करने के लिए अलग से इदारा होना चाहिए ना, वो तो अलग से इदारा ही नहीं है, वो काम है जी एसी को दिया हुआ है। वो काम एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, रेवेन्यू वालों को और इरिगेशन वालों को दिया हुआ है। अभी राइट नाउ इस टाइम मैंने आज भी 50 दुकानों की इंस्पेक्शन की है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एज इरिगेशन डिपार्टमेंट को अलग से काम मिला हुआ है कि जी आपने इंस्पेक्शन भी करनी है। तो वही अलग बात है कि ये देखें, ये सारा का सारा अलग डिपार्टमेंट भी नहीं है। अब मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो अपना काम होगा वो और तरह से करूंगा, और प्राइस इंस्पेक्शन जो मेरा काम नहीं, मेरे पास अथॉरिटी नहीं। फर्स्ट कर अगर बंदा एक प्राइस कंट्रोल नहीं कर रहा होता या वो मतलब गलत चीजें बेच रहा होता है, तो उसकी मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको पनिश कर सकूं। मैं एक एज अ मतलब थर्ड पार्टी जो काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये इदारा अलग से होगा तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके पास पावर होंगी, वो अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा। तो इस तरह से अलग डिपार्टमेंट की जरूरत थी कि ये सारे के सारे जो इंक्रोचमेंट का काम पहले एसी कर रहा होता है, लेकिन अब एसी साल में एक दफा कर रहा होता है, दो दफा कर रहा था, लेकिन अलग से जब डिपार्टमेंट बनेगा, अभी उसने एक दफा इंस्पेक्शन की, उसने दुकानें उखाड़ दी, उसने शटर उखाड़ दिए, उसने आगे जो ड्योडियां बनी थी वो उखाड़ दी, सारा काम किया। अब वो अवाम को पता है कि साल में एक दफा होना है, बार बार तो ये काम होना नहीं है, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम ही नहीं है एक बंदे के पास। तो ये अगर प्रॉपर डिपार्टमेंट बन जाएगा तो ये फिर इंक्रोचमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको उनको पता है कि अब डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट वालों ने हफ्ते में भी एक दो दफा आ सकते हैं, डेली भी आ सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जो जिसका काम होता है वही फिर उसको अच्छे से चला रहा होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास पावर होती है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बहुत जरूरी है किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। अब ऐसे समझे, अब हमें जी इरिगेशन वाले अगर हमको काम दे दिए एजुकेशन वाला कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा तो हम लेंगे, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारे पास वो पावर नहीं होगी कि जो महकमा एजुकेशन वाले कर रहे हैं, जो सेहत वाले कर रहे हैं। फर्ज करें जी आप एज अ आर्ट्स वाला बच्चा, जिस बच्चे ने आर्ट्स की हुई है, वो किसी महकमे में है, और उसको कल वो काम मिल जाए डॉक्टर वाला, वो बेचारा कर तो रहा होगा लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसका वो ड्यूटी नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कर क्या रहा होगा? वो फिर 9 तो 11 ही कर रहा होगा। मतलब इस तरह का काम होता है कि जो अलग डिपार्टमेंट हमेशा जो भी बनता है वो जरूरी होता है, उसकी नीड होती है तो बनता है। आपने वहां पे ये नहीं कहना कि जी डिपार्टमेंट जरूरत नहीं थी, आप कहना कि इस डिपार्टमेंट की अशद जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर प्राइस जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, गवर्नमेंट लॉस बनाती है, लेकिन वो लॉस प्राइस के वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जरूरी था। सर इंक्रोचमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड इंक्रोचमेंट का बहुत ज्यादा बड़ा मसला है। बहुत ज्यादा सारी अवाम जो गवर्नमेंट की जमीन की उसने होर्डिंग की हुई है, लेकिन मसला ये है कि प्रॉपर डिपार्टमेंट न होने की वजह से जिस एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो साल में एक दो दफा जाते हैं, वो इन्क्रोचमेंट जो एंटी इन्क्रोचमेंट काम करते हैं, लेकिन उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद इतना काम है। जो एसी होता है वो लैंड रेवेन्यू भी इकट्ठा करवा रहा होता है, वो इरिगेशन का रेवेन्यू भी इकट्ठा करवा रहा होता है, वो इन्क्रोचमेंट के खिलाफ भी होता है,
उसके पास खुली कचहरी भी होती है, उसके पास और दर्जनों काम इतने हैं कि उसके पास ये काम करने को टाइम ही नहीं मिलता। वो भी साल के अंदर एक आध दफा कर तो लेते हैं। तो अलग डिपार्टमेंट की जरूरत थी ताकि ये सारी चीजें दोबारा ना हो पाए और एक ऐसा डिपार्टमेंट बने जो स्पेशली इन चीजों को टारगेट करे। तो अब ये स्पेशली इन चीजों के हवाले से है। उसके बाद हमारे पास है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पुलिस ऑलरेडी एग्जिस्ट सो बाय इन दिस डिपार्टमेंट नेसेसरी। वही बात कि जी पुलिस का काम जुर्म को लेकर करना है, पुलिस का काम डिफरेंट है। ये जो मामला है ना हमारे पास, आपने इन चीजों को बताना है कि सर प्राइस कंट्रोल है, प्राइस इंस्पेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, इंक्रोचमेंट है, लॉ कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस हवाले से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी पता है कि जो सर पुलिस ऑलरेडी अवेलेबल है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि पुलिस के अंदर भी पुलिस भी ओवरबर्डनाइज्ड है। पुलिस के ऊपर भी अपने केस इतने ज्यादा हैं जितनी पुलिस होनी चाहिए। या मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ कि आपको पता है कितने कितने लोगों के लिए पुलिस एक पर्सन पुलिस का होना चाहिए? ऑलमोस्ट सर 250। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर लेट्स सपोज अगर हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हुए हैं, और हम्म सम टाइम हम किसी को मैसेज कन्वे के लिए हम ना अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान कर रहा है, एक मतलब अपनी बात समझाने के लिए। तो वो हम्म। लाइक हम कर सकते हैं कि बिल्कुल एक स्टिल बैठना हमने? देखो बैठना आप लोगों ने स्टिल है, लेकिन आप ना ऐसे समझ लें कि अगर आपने 100% इंटरव्यू देना ना, 100%, उसमें से आप 5% बोल मतलब हाथ हिला सकते हैं। अदरवाइज आपने ऐसा समझना, आपके माइंड में हो कि आपके जो हाथ हैं वो किसी इनविजिबल रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। समझ आ गई है? जी सर। आपने हाथों की मूवमेंट जितनी कम रखेंगे उतनी जरूरी है। क्योंकि सर मुझे आदत है ना कि लाइक मैं किसको मैसेज मतलब समझा रहा हूँ ना, तो मैं अपने हाथों को यूज करता हूँ। सो मैंने इसलिए पूछा है कि नहीं मैं नहीं, उस चीज को फिर कंट्रोल करूँ। ये नहीं, आपने नहीं करनी। कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना करें। आपकी जो हाथ है ना वो आपकी गोद में होने चाहिए या मतलब आपके लेग्स में होने चाहिए, और आपका जनाब ऐसे समय के इनविजिबल रस्सी से बंधे हुए हैं। अब जी यहाँ पे बात आती है हमारे पास पुलिस ऑफिसर की। पुलिस जरूरी क्यों है? एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए 450 लोगों के लिए। ये रूल है कि अगर आपने एक इफेक्टिव पुलिस महकमा चलाना है और आपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है और आपने क्राइम को खत्म करना है, तो एक पुलिस अफसर होना चाहिए 450 लोगों के लिए। लेकिन अभी हैं कितने? बहुत ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन पुलिस वही उतनी की उतनी है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतना होगा, अभी तो बहुत ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं ना। अभी कितने यस हैं? सर, आई थिंक सो। 10,000 मतलब नफरी है लाहौर की, और 1.5 करोड़ आवाम है। हम्म, 1.5 करोड़ आवाम है ना। मैं ये जरा इसलिए आपको ना सैट्स बताना चाह रहा हूँ ताकि ये चीजें आपके माइंड में रहें। उसमें भी सर आधी पुलिस उन्होंने डिप्लॉय की हुई है सिक्योरिटी के लिए, कुछ एंट्रेंस और एग्जिट के लिए। जो थोड़ा सा मतलब 20 to 35% है, वो हम सोशल लोगों के लिए मतलब वेरी करती है, तो उसमें बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए तो बचते ही नहीं है, कोई ड्यूटीज पे चले जाते हैं, पोलियोज वगैरह पे। ये मैं ना आपको शेयर सेंड कर दूंगा। तो इसी तरह से हमारे पास है मतलब 450 लोगों के लिए एक होना चाहिए, लेकिन वहां पर जो नफरी है वो मतलब कितने ही हजार लोगों के लिए एक अफसर बचता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो पुलिस ओवर बर्डनाइज है, उसके अलावा फिर पुलिस को और बहुत सारे काम है जो भी अभी आपको पता है। जिस दिन इमरान खान साहब छूटेंगे उसके बाद और भी काम बढ़ जाएगा पुलिस के बाद। तो इस तरह आपको पता है कि और इतने ज्यादा सारे हमारे पास ये मुजम्मल बच्चे भी कांस्टेबल आ गए हैं, इनको ज्यादा इन चीजों का ये फेस करनी पड़ती है ना का पुलिस वालों को। तो इनके पास और भी इतने ज्यादा सारे काम है कि इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट करवाने के लिए इनको तो मतलब अगर कुछ कहीं चोरी हो जाए तो ये 2 दिन बाद पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास और भी इतने काम होते हैं। कहीं 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहे होते हैं, आपको पता है। पुलिस महकमा 24 आवर के लिए इनको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, इनके कोई घंटे मुकर्रर नहीं है। मतलब जी ऐसा जी नहीं है सर, कि ये इनको 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वो हमारा मद्देनजर नहीं रखा जाता। कभी भी कुछ चोरी हुई, कभी भी किसी भी टाइम बुला सकते हैं। ये सर चीजें। हमारा जो डिपार्टमेंट बनेगा जी जी। इसमें भी 24 घंटे ड्यूटी होगी। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा फ्रेमवर्क दिया नहीं है। अभी तक कोई फ्रेमवर्क ऐसा दिया नहीं है। वो ड्यूटी के बाद, और ये फोर्स वाली जॉब में मतलब शिफ्ट होती है, लेकिन वो ऐसे होगा कि मतलब अगर काम अभी कभी भी आपको पड़ सकता है, कहीं पे भी आपको दौरा करना पड़ सकता है, इंस्पेक्शन करनी पड़ सकती है, तो आप जाएंगे फिर।
ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जी मेरी शिफ्ट खत्म होगी। तो अगर शिफ्ट का निजाम इतना अच्छा हुआ, अब ऐसा तो नहीं है कि सुबह का टाइम इन्फोर्समेंट ऑफिसर और होगा, शाम के टाइम और होगा, होना ऐसे चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आपको पता है कि इतने रिसोर्सेज कंट्री के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास, कि मॉर्निंग में एसएचओ और हो, इवनिंग में और हो। यहाँ पे तो एक थाने के अंदर एक एसएचओ हो जाए वो बड़ी बात है। तो इसी तरह हमारे पास है जी कि लोग जो है ना, नफरी पाकिस्तान के पास पुलिस महकमे जो है ऑलरेडी सर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके पास इतना ज्यादा काम है, वो ओवरबर्डनाइज है, उसके पास और बहुत सारे काम है, तो वो इन कामों के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते, और ना ही उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इंक्रोचमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, प्राइस इंस्पेक्शन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे पास जो है, वो इसलिए अलग डिपार्टमेंट की जरूरत थी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बच्चे? जी जी सर। हाँ। उसके बाद है जी, हाउ विल पावर्स बी रिवाइज्ड, पावर कैसे मतलब जो पावर रिवाइज की जाएगी तो जी मुजम्मल। सर ये ऐसे होता है, जो पुलिस मुलाजिम है ना, जितनी भी पुलिस फोर्स है सर, ये ना 24 घंटे की जो है ना पाबंद होती है कि ये 24 घंटे में किसी टाइम भी इन्हें ना मतलब अगर ये ड्यूटी करके आ भी जाते हैं ना वापस, तो किसी वक्त इन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ये बिल 24 घंटे के लिए ना अवेलेबल होता है कि 24 घंटे होगी। यही बात हम पहले कर रहे थे कि पुलिस के पास इतना सारा काम है, पुलिस वाले जो होते हैं वो 24 आवर के लिए बाउंड होते हैं, और अगर कभी भी उनको कोई काम पड़ सकता है तो वो ये नहीं करेंगे कि जी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है या जी मैं भी सो रहा हूँ। वो बाउंड होते हैं, उन्होंने जाना ही जाना है, ड्यूटी करनी ही करनी है। तो इसलिए वो मतलब आज उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मुजम्मल के पुलिस जब डिपार्टमेंट है, वो अलग से फिर पीरा डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्या है? तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि पीरा डिपार्टमेंट अलग बनाना जरूरी इसलिए है कि ये जो चीजें पीरा डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन में आ रही हैं, पीरा डिपार्टमेंट के काम है, वो पुलिस वालों के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पुलिस की नफरी पहले ऑलरेडी आबादी के लिहाज से, पुलिस टू जो पॉपुलेशन रेशियो हमारी है, वो ऑलरेडी इतनी कम है पुलिस की, कि वो अच्छे से वो अपना वही काम सर अंजाम नहीं दे पा रहे जो उनका मेन काम है। उसमें अगर उनको अलग ड्यूटी दे दी जाए तो वो तो फिर और कम हो जाएंगे लोग। तो इसीलिए हमारे पास पुलिस में नफरी कम है, पुलिस के पास और बहुत सारी ड्यूटीज हैं, और पुलिस 24 आवर के लिए बाउंड होती है। सर अलग एक महकमा बनाने की जरूरत ये है। जी बिलाल। सर सवाल ये था कि इनसे कल को इनसे कोई सिक्योरिटी रिलेटेड भी काम लिया जा सकता है, पीरा डिपार्टमेंट से पीरा डिपार्टमेंट से फोर्स को दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की हेल्प के लिए। अभी तक उनको ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन लिया भी जा सकता है, डिपार्टमेंट है। आपसे लॉ जो है ना, कोऑर्डिनेशन लिखा हो ना कि आपने कोऑर्डिनेशन करनी है उनके साथ, दूसरे महकमों के साथ, तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली लिया नहीं जाएगा, मेरे नहीं ख्याल में लिया जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन के माध्यम में कभी भी नफरी की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी मुल्क है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि जी फोर्स जो पीरा डिपार्टमेंट है ये भी अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करे। आपको पता ना कि उन्होंने लिखा हुआ फॉर टाइम बिंग, जो अथॉरिटी आपको कहेगी वो आपको करना होगा। तो अथॉरिटी मतलब आपसे कुछ भी करवा सकती है क्योंकि आप फोर्स की जॉब है, लेकिन ऐसा मुमकिन बहुत कम होगा, लेकिन ये है कि हो सकता है, पॉसिबल है। बिलाल, मुजम्मल। ठीक हो सर गया। हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो है नो डाउट कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन उनका ये काम नहीं है। उनका काम तो प्राइस कंट्रोल करना है। सर मेरे ख्याल में चले गए। नहीं नहीं, मैं हूँ बच्चे। सर मैं ये कह और रही हूँ कि हम इसका आंसर ऐसे भी ये तो कर सकते हैं ना कि नो डाउट सर ये पुलिस डिपार्टमेंट प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये काम करें, तो दैट्स वाई ये न्यू डिपार्टमेंट्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया है। बच्चे हम यही करवाने बात के बात तो कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। सर एक ये तो 100% जी, कंफर्म है कि अगर जरूरत पड़े तो पीरा से जो है ना मुल्की हालात के पेश नजर ना इनसे ड्यूटी ली जा सकती है। 100% है ये सर। और वही बात है ना, मतलब फोर्स की जॉब है, तो इनसे कल को कुछ अभी देखे ना, जो पुलिस का है, पुलिस महकमा है, उनको लॉ एनफोर्समेंट करवाना। एक और एग्जांपल है, जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? पढ़ाना काम है ना। वो यस वो जाके इलेक्शन में वोट भी ले रहे होते हैं, वो पोलियो कतरा भी पिला रहे होते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं ना। तो कुछ जब भी यस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कभी भी आपको कुछ भी काम आपसे लिया जा सकता है। तो दैट इज वाई। जी नुशैर। सर मेरी वो फाइनल इंटरव्यू की वो अभी मुझे मेल आई है, 9th को है मेरा। 9 को फाइनल इंटरव्यू की है, 9, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की? सर फाइनल इंटरव्यू की 9 PM है मैं। 9 PM? यस सर, सुबह, सॉरी 9 AM। 9 AM? घबरा गया हूँ सुन के मैं। घबराने की बात नहीं बच्चे, देखो ये सारे वही क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हैं जो किसी आम बंदे को आते हैं, और मैं अभी हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं
जिस बंदे का इंटरव्यू है, ताकि वो उस तरह से वो अपने माइंड को प्रिपेयर करे। ये सारे जो क्वेश्चन है बड़े बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ। उसके बाद ये पुलिस, हाउ विल पावर बी रिवाइज, पावर कैसे रिवाइज की जाए, पावर स्ट्रक्चर कैसे रिवाइज किया, तो उसको पावर को एक अच्छा यूज करके डेलीगेटेड तरीके के साथ, मतलब आप पावर को मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, पावर जो स्ट्रक्चर उसको बेहतर कर सकते हैं। पावर रिवाइज करना मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके किसी दूसरे को दे देना, या पावर्स मतलब अच्छे यूज करने का मतलब ये है कि पावर्स का जो शेयरिंग स्ट्रक्चर है वो अच्छा से अच्छा हो, और पावर का मिस यूज ना हो। तो इस तरह से हम पावर को रिवाइज कर सकते हैं, पावर अच्छी कर सकते हैं, और पावर को एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। फिर विल यू लीव द डिपार्टमेंट इन फ्यूचर इफ यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। वही बात आ गई जी। अगर आपको वो कहते हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी और आती है, तो आपने बेसिकली इस तरीके का, मैंने ये आपको पहले भी कुछ दिन पहले सारे क्वेश्चन बताए हुए, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपको तैयारी करवाते हुए बताए हैं और आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उनका अच्छे से अच्छा आंसर आपको बताया है। अगर वो आपको कहते हैं जी ऐसा, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना नहीं या हाँ, आपने उसको ब्रीफ एक्सप्लेन करना है कि सर मेरा जॉब पाकिस्तान को सर्व करना है और मुझे है यूनिफॉर्म जॉब का शौक। अगर सर मुझे यूनिफॉर्म जॉब के अंदर, अब आपने यहाँ पे यूनिफॉर्म जॉब की बात करनी, सर मुझे शौक है यूनिफॉर्म जॉब का, और मेरा काम मेन जो मेरा शौक है वो पाकिस्तान को सर्व करना, अपने मुल्क के लिए काम करना। सर जब अगर मुझे फोर्स जॉब के अंदर कई कल को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान के अंदर, और मेरा वहीं पे भी काम जाके पाकिस्तान को सर्व करना ही होगा, तो सर मैं जरूर शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। दैट्स इट। अगर मुझे पाकिस्तान को सर्व करना है एक अच्छी पोजीशन के लिए, इससे हायर रैंक के लिए पुलिस फोर्स में, तो मैं जरूर शिफ्ट करूंगा। मुझसे भी उन्होंने पूछा था सर इंटरव्यू के अगर अंदर, हम मैंने कहा जी मैं करूंगा। सर अगर हम ये कहना कि हमें फोर्स की जॉब का शौक है, हाँ। तो वो ये सवाल करेंगे कि आपने सीटीडी में फिर अप्लाई क्यों नहीं किया, तो उसका क्या जवाब दें सर? मतलब आपकी तब क्वालिफिकेशन पूरी होगी थी? जी जी, क्वालिफिकेशन तो थी सर। आपने अप्लाई किया था? कारपुलर में वो कहेंगे ना, जो कारपुलर में हाल ही में जॉब्स आई थी, आपने क्यों अप्लाई नहीं किया? आपने किया था? अगर आप एज लिमिट, आपने एज किया था या लिमिट नहीं था किया था? उसमें ना। मैंने नहीं किया था सर। क्यों नहीं किया था? बस सर, कोई बताओ। खास वो सका मेरे ख्याल इरादा। में उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की थी जरूरत वो गर्ल्स। वो, वो पीरा के लिए नहीं साथ, नहीं उधर नहीं थी, उधर नहीं थी वो, पीरा में इधर जरूरत थी, फिर बाद में नल एंड वाइट कर दिया था। तो आप कह सकते हैं उधर सर, ना आप कह देंगे जी प्रोफेशनल। मैंने अप्लाई किया था बस, जी मुझे। सर, अगर उसका नेचुरल जवाब देना, तो वो मुश्किल तरीन डिपार्टमेंट है सर, जो सीटीडी वाला है। आप देखें तो ना, अब ये बात इंटरव्यू में तो नहीं कह सकते सर। यहाँ पर आप नेचुरल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगे ना मुश्किल तरीन, तो मुश्किल तरीन तो ये भी हो सकता है कल को, तो आप ये भी छोड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ वहां पे ये आंसर करेंगे कि सर मैं, अगर आपने वही सर कह रहा हूँ ना सर, इसका कहिएगा जो जी, आप मेरी बात नेचुरल। सुने जी, आप मेरी बात सुने, अगर वो आपसे पूछते हैं ना जी कि आपने वहां पे अप्लाई क्यों क्यों, फर्स्ट करें ऐसा क्वेश्चन, पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो आप उसका आंसर ये करना है कि सर मैंने वहां पे अप्लाई किया था, लेकिन तब मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं वो टेस्ट पास कर सकता। सर मैंने उसके बाद, जैसे वो मेरा मैं उसमें मैंने अप्लाई किया होता, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी तैयारी को और अच्छा किया, मैंने अपने आप को बेहतर किया, सर अभी मेरा इसमें मेरिट बन गया, सर मैं अभी मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट पास कर लिया। सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं, वो मेरा नेट इशू हो गया था। अब बच्चे मतलब पावर रिवाइज करना, मतलब हाउ विल पावर्स बी रिवाइज, इसका ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है ना बच्चे, जो क्वेश्चन ग्रुप में आए हैं, एक बच्चे ने सेंड किया था मुझे, रिवीजन ऑफ पावर कैसे होगी, मतलब रिवीजन ऑफ पावर, पावर रिवाइज कैसे होगी, आप कैसे पावर को रिवाइज करेंगे, पावर को, मतलब इस पावर्स रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि आप पावर्स को कैसे अच्छे से अच्छा यूज करने के काबिल बनाएंगे। एक बंदे के पास अगर इतनी ज्यादा पावर्स हैं और वो उसको अच्छा यूज नहीं कर रहा, मिस यूज कर रहा है, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस पावर को आप कैसे रिवाइज करेंगे। मतलब देखिए ना कि अगर किसी एक बंदे के पास पावर है, तो आप उस पावर बंदे को लेके फिर आगे पावर डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास जो 18वीं तरमीम थी ना, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को और जो सूबों के अंदर सूबों को इख्तियारात दिए गए, मतलब प्रोविंशियल सिस्टम की तरफ फोकस किया गया, पावर को जो है ना वो नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट शिफ्ट किया गया। तो आप कह सकते हैं सर पावर को रिवाइज करने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि हम जो लोगों का रोल है वो तयन करें, और उसके साथ साथ हम पावर को रिवाइज करने का मतलब ये है कि हम पावर को नीचे से नीचे सतह तक लेके आए, ताकि जो पावर है उसका इफेक्टिव यूज हो सके, और पावर जो है वो अच्छे से अच्छे हम उसका फायदा भी, एफिशिएंसी भी ले सके। मतलब हम एग्जैक्ट लोग, एक तो कम्पिटेंट लोगों को बिठाएं, और उसके साथ साथ हम पावर को किसी एक पर्सन के पास इतनी ज्यादा पावर ना हो
कि वो मतलब ऑल इन ऑल हो। वो पावर मतलब पावर का जो है वो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसमें मतलब एक जैसे कि हायरार्की है ना, इस तरह से पावर को रिवाइज किया जाए ताकि लोग पावर को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सके। अब आप एनफोर्समेंट ऑफिसर है ना, आपके ऊपर अगर SDEO ना हो, आप ईओ हैं और आपके ऊपर SDEO ना हो, तो क्या आप फिर ऑल इन ऑल हो गया? फिर तो आप जो मर्जी कर लें, फिर तो आप जो मर्जी कर सकते हैं ना। फिर आप मतलब किसी को ऐसे जुर्माने लगाते हैं, दुकानें सील करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, लेकिन SDO जो होगा वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा होगा। अगर ऐसे आईओ के ऊपर आप होंगे, आपके ऊपर SDO होगा, SDO के ऊपर हेयरिंग ऑफिसर होगा, हेयरिंग ऑफिसर के ऊपर हमारे पास बोर्ड आता है, बोर्ड के ऊपर जो हमारे पास क्या आएगा, बोर्ड के ऊपर हमारे पास फिर अथॉरिटी आएगी, DG आएगा, अथॉरिटी आएगी। तो ये सारी, अगर ये सारी चीजें ना हो तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सारी की सारी चीजें, अब देखें ना अथॉरिटी के अंदर भी 18 मेंबर्स हैं, तो इस तरह से हमारे पास अथॉरिटी को जो पावर को शेयर किया जाता है ताकि पावर का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल हो सके। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? जी सर। जी सर सर। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ना, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। बिल्कुल, पावर डिसेंट्रलाइज करना, जैसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में होता है ना, तो पावर को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो इस तरह से ना। और जैसे हमारे पास अभी 184 है ना, 184 कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा था, मतलब जिसके अंदर जो 100 वोटों की पावर लेकर वो एक बेंच को दी गई है ना। अगर आपसे पूछ सकते हैं जी, जस्ट चीफ ऑफ जस्टिस जो है, चीफ ऑफ जस्ट पाकिस्तान से पावर्स लेके मतलब एक बंदा 100 वोटों की पावर ले ली गई थी, क्या सही है कि नहीं? अभी यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि जी गलत है, लेकिन वो सही है। दुनिया के अंदर जहाँ पे कामयाब अदालतें चल रही हैं, वहां पर वो यही तरीका है कि वो 100 वोटों एक बंदा अगर लेगा, उसका मतलब है कि वो पावर को मतलब गलत यूज भी तो कर सकता है ना, मिस यूज भी कर सकता है। तो 100 वोटों खत्म होना चाहिए था। जो साकिब निसार थे ना हमारे पास चीफ जस्टिस, उन्होंने सोमोटो 184 को इतना गलत यूज किया है कि उससे फिर क्या होता है कि अदालतें आपकी भरी पड़ी हैं केसेस से, लेकिन आप सोमोटो ले लेके आप दूसरे मामलात को इतना मुदाखिल कर देते हैं कि मतलब आप पार्लियामेंट की, असेंबली की, MNAs की, मिनिस्ट्रीज की, उनकी तो आप पावर को सलब कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। मतलब जो पार्लियामेंटेरियन होता है वो एज कम्पेयर टू वो अदालत का चक्कर ज्यादा लगाता है, वो अपनी पावर को यूज करने के लिए, अकाउंट की फलाह के लिए वो मतलब कम टाइम उसको मिल रहा होता है। आपने जब भी बात इस तरह की करनी है ना, तो आप पहली बात, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, सारी की सारी पुलिस आप जमशम से नहीं हुई है। कोई पुलिस का बंदा जो है ना वो 2 नंबर नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अगर आपसे पूछते हैं जी पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस रिश्वत लेती है, तो आप कहेंगे सर मेरे लिए में ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस सही डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लेकिन सर हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत होती है। पुलिस आप जमशम आई हुई है, जो मर्जी हो जाए, MNAs MPs बेहतरीन दुनिया के, ऐसे तो अमेरिका के पास भी नहीं जैसे हमारे पास है, ऐसे पार्लियामेंट्री अमेरिका के पास भी नहीं जैसे हमारे हैं। शहबाज शरीफ दुनिया के अजीम तरीन लीडर है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता। क्यों? आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेहतरीन आदमी है, कोई मर्जी हो जाए, आप वहां पे कोई ऐसी बोंगी नहीं मारेंगे जो जरूरत, जिसकी जरूरत भी नहीं है। इतना ज्यादा ज्यादा मतलब कह के ना आउट ऑफ द वे नहीं जाना। मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू बड़ा करीब है। तो आपने जब भी आंसर करना है, बाइसनेस में आके आंसर नहीं करना। अगर पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ कैसे काम कर रहे हैं, सर शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, इस दफा का जो इलेक्शन हुआ है, कोई बच्चा बताया कि इस दफा के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है कि नहीं हुई? हुई है सर, खुली धांधली हुई है। वो टू भी 100% हुआ नहीं हुई, बिल्कुल अगर नहीं हुई आपसे सर, फेयर अगर आपसे इलेक्शन था। इंटरव्यू पूछते हैं कि धांधली हुई है कि नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? नो सर। बिल्कुल नहीं हुई। इंटरव्यू में तो फिर भाई बिल्कुल ही मेरिट पे हुआ है, बहुत भाई शफाफ अभी से तैयार इलेक्शन होके हुआ कहना सर। है कि नहीं हुई। अब देखिए, आपने वहां पे यह आंसर करना है, सर मेरे मुताबिक जो दफा के इलेक्शन हुए हैं वो सही हुए हैं। अगर किसी बंदे को लगता है कि धांधली हुई है, सर पाकिस्तान के अंदर एक अदालती निजाम भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी है। सर जिसको लगता है, सर उसको जाके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन में भी अपनी वोटिंग को दोबारा गिनाना चाहिए दोबारा, और उसके साथ साथ उसको मतलब जो अदालत सुप्रीम कोर्ट के साथ भी रजू करना चाहिए। और अगर सर ऐसा वाकई ही हुआ है, तो सर वो मतलब उसको वहां से इंसाफ मिलेगा। वो कहेंगे यार मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, कि वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं ना कि यार धांधली तो कलम कल हो गया। सर मेरे इल्म में ऐसा नहीं है सर। सर अभी जो गवर्नमेंट है वो मेरे हिसाब से सही बनी है। अगर सर किसी को ऐसा लगता है, तो सर उसको अदालत से जरूर जरूर करना चाहिए। अदालती निजाम से मुझे यकीन है उसको इंसाफ मिलेगा। बेहतरीन आंसर, कभी बायसनेस नहीं होना। इमरान खान के आप डाई हार्ट फैन होंगे, होंगे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको जॉब चाहिए, तो आपने वहां पे अपना, और जॉब के अंदर भी आप बायसनेस नहीं हो सकते।
कल को आप एनफोर्समेंट ऑफिसर होंगे तो आपके ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत आ सकती है, इमरान खान की भी आ सकती है, पीपल पार्टी की भी आ सकती है, किसी की भी गवर्नमेंट आ सकती है। आप एज अ एम्प्लॉय काम करेंगे। कल को इमरान खान की, अगर आप नून लीग के मानने वाले हैं, कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, वो आपको देते हैं जी पुलिस पीरा डिपार्टमेंट वालों को, ये आपने ये नया काम करना है, तो आप क्या कहेंगे कि जी हमें तो मरियम नवाज लगा के गई थी, हम तो आपकी बात मानते ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको जॉब से निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो मतलब ये है कि आपने बाइसनेस में नहीं जाना, पॉलिटिकली बाइसनेस में नहीं पढ़ना। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में कौन सा है, तो क्या आंसर करेंगे? सर जो मर गया है, भुट्टो। या वेरी एक तो मर गया, इसके अलावा अगर जिंदा में बात करते हैं वो, तो आप ये कहते हैं और ये कि सर मेरे हम कह मेरा सकते हैं कि सारे जी जी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वहाँ की ज्यादा भलाई कर रहा है, ठीक है, तो वैसे तो सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस इसको लेकर अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनली हमें कोई नहीं है कोई फेवरेट, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत कोई अच्छा काम करे, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी लीडर हो, तो हम जो है ना उसके साथ है, ठीक है, उसकी हम तारीफ। आप ये जो बचा आपका नाम क्या बचे? जी, मुजम्मल अली सर। मुजम्मल, आपने मुझे कनाल पटवारी का इंटरव्यू तो नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात आप कांस्टेबल हैं। मैंने कनाल पटवारी वाले बच्चों को ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रटाया था, तो मेरा ख्याल है या तो आपने आपसे ये सुना होगा कहीं से, या फिर आपको पता तो है, लेकिन ये मेरे एग्जैक्ट बच्चों को मैं रटाया था और एग्जैक्ट आपने वैसे बताया है। क्या कोई कनाल पटवारी में कुछ था नहीं ऐसा सर, आपने? हमने सुना नहीं, लेकिन हम फोर्समैन का हिस्सा है, आपको पता है, फोर्स का हिस्सा है। तो हमें ये चीजें बकायदा जो है ना ट्रेनिंग वगैरह में और लेक्चर वगैरह में जो है ना हमें बताई जाती है। एग्जैक्ट मैंने कनाल पटवारी वालों को इतने जो भी पंजाब के अंदर कनाल पटवारी लगे हैं उन सबको ये बच्चों को समझाया था। बच्चों अगर आपसे कोई पूछते हैं ना कि गवर्नमेंट कौन सी आपको पसंद है, कौन सा लीडर पसंद है, तो आपने ये कहना है कि सर मेरे हिसाब से सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर सही हैं। सर मेरे लिए सबसे अच्छा वो है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, जो पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर सर्व कर सकता है, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और सर मुझे, और इसके साथ आपने ऐड हल्के से करता ना, सर मेरा इतना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी आपने वोट किसको दिया था, तो आप जिसने वो जिसको आपने वोट दिया होगा, आप उसको वोट बताएं, सर मैंने इसको वोट दिया था, सर मुझे मतलब तब ये लग रहा था। अगर आप आपका लीडर हार गया ना, सर मुझे तब ये लग रहा था कि सर मतलब ये मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे, तो मैंने उसको वोट दे दिया था। तो अगर दो कहेंगे जी वो तो फिर आपका ना जीता नहीं है, तो सर मतलब मेरा मकसद ये था कि मुझे वो बेहतर लग रहा था उस टाइम। तो सर अभी जो गवर्नमेंट है वो भी बेहतरीन काम कर रही है। तो इस तरह से आप डिप्लोमेटिक आंसर करते होते हैं, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर देना, डिप्लोमेट होना। मैंने आपको कहा ना कि अपने अंदर से बाइसेस बिल को खत्म कर देनी जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती। पाकिस्तान की पुलिस, मुजम्मल आप पुलिस में है ना? पुलिस, जी मैंने जी बच्चों को सर। कहा है कि जी पुलिस आप जमजम से नहाई हुई है जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती। इतने अच्छी पुलिस अफसर मैंने आज तक देखे नहीं है। और पूछते हैं जी पुलिस डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, सर पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। सर मतलब अगर कहेंगे जी करप्शन होती है, सर मतलब मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि सर मुख्तलिफ तरह के लोग हर डिपार्टमेंट पाए जाते हैं। अगर सर ऐसी कुछ होती है, सर अवाम को जाके इसके ऊपर शिकायत भी करनी चाहिए। और सर फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और पुलिस डिपार्टमेंट इंटरनल भी चेक एंड बैलेंस रखता है कि कोई कभी ऐसा काम ना हो। और इस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर आप इमरान खान को मानते हैं तो शहबाज शरीफ भी आपके लिए वैसा ही फरिश्ता है जैसे इमरान खान है। और वैसे भी पॉपुलरिज्म की तरफ आपने तो ज्यादा नहीं जाना होता, तो आपने डिप्लोमेटिक आंसर ही अपना रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं फिर है जी विल सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी सर अब आपको पता है मैं कल का एक दिन ही है, ठीक है, और सिलेबस जितना भी कर ले उतना कम होता है। तो सर मुझे थोड़ा सा सिर्फ गाइड कर दे। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, पीरा डिपार्टमेंट के लिए सीआरपीसी, पीरा एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और पंजाब की हिस्ट्री। मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे जिससे मेरा अच्छा इंटरव्यू हो जाए। ये मैं क्लास चीजें खत्म लेके करने के याद बाद करने ना, बैठूंगा तो वो ये तो फिर क्लास के बिल्कुल एंड पे मैं ना अभी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, सारे क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको फिर गाइड करता हूँ। सारे क्वेश्चन होने दो बस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर, बात बता चुका हूँ मैं आपको। एनफोर्समेंट ऑफिसर के क्या काम होंगे, ये हमने कल के लेक्चर में बड़े अच्छे से किया हुआ था। तो बाद जी नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ये देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के लिए स्लाइड बनी पड़ी है। अब देखिए ज्योग्राफी के अंदर आपने कौन सा चीजें करनी नौशहर, आप भी ध्यान से सुन लें। ज्योग्राफी के अंदर फर्ज करें ये पाकिस्तान है ना जी, ये फर्ज करें पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बाउंड्रीज किन किन कंट्री के साथ मिलती हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाउंड्री की लेंथ पता होनी चाहिए। वो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ मिलती हैं
उन कंट्रीज के कैपिटल का नाम आपको आना चाहिए, उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके सदर का नाम आना चाहिए अगर वहाँ पे कैपिटल सिस्टम है, और वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है। जैसे अगर अफगानिस्तान की बात करें वो प्रेसिडेंशियल है, मैं उधर इंडिया में कौन सा होता है, पार्लियामेंटेरियन होता है, उसके साथ अंदर हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर होता है। चाइना में कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा सदर है, तो उनके निज़ाम कौन से हैं वो आपको पता। जैसे ईरान में प्रेसिडेंशियल होता है, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी ईरान का वजीर का नाम क्या है, बच्चे बता देते हैं जी जैसे पहले हमारे पास जॉन से थे। तो आपने वहां पे उनके नाम भी याद करने हैं और आपको ये बताना चाहिए कि वहां पे कौन सा निज़ाम है। और उसके बाद हर जो हर है ना मतलब हमारे पास, उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर आपको बताना चाहिए कितने कॉन्टिनेंट है। ये पता ही होते हैं बच्चों के, लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए कि नाम बताना चाहिए कितने हमारे पास जो है वो मेन क्या बोलते हैं उनको, सी कितने हैं। उसके बाद ही हमारे पास पाकिस्तान में जो लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट जो हमारे पास एशिया का और दुनिया का, ये बताना चाहिए। और हर कॉन्टिनेंट, जो हर कॉन्टिनेंट है ना, हर कॉन्टिनेंट के पांच पांच कंट्रीज के नाम आपको आने चाहिए, रटे होने चाहिए। और इनके पांच पांच इन जो पांच कंट्रीज याद करेंगे इनके आपको कैपिटल के नाम भी आने चाहिए, इन कंट्रीज के कैपिटल के नाम भी आपने याद करने हैं। और फिर पूछ सकते हैं जी आप यूरोप के पांच कंट्रीज का नाम, और ये उन्होंने कनाल पटवारी के 11वीं स्केल इंटरव्यू के अंदर पूछा हुआ था। सिलेबस में तो नहीं था ना कि जी बताएं जी फलां जी कनाल पटवारी सॉरी कि यूरोप के पांच कंट्रीज के नाम बताएं और उनके कैपिटल्स के नाम भी बताएं। तो ये आपको पता होना चाहिए पांच पांच कंट्रीज के नाम और उनके कैपिटल्स। तो इस तरह से आप ज्योग्राफी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और पाकिस्तान की बाउंड्री जिनके साथ मिलती हैं उनके सदर का नाम, बाउंड्री की लेंथ क्या है, उस बाउंड्री को कहते क्या है, जैसे ड्यूरल लाइन है, जैसे एलओसी है, इस तरह के कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान के कितने पासेज हैं, जैसे खंजराब पास है, खैबर पास है, ये तो एमसीक्यूज भी आया हुआ था। तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए चीजें। पाकिस्तान के अंदर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं वो पता होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सहरा कितने वो पता होने चाहिए। पंजाब के अंदर कौन सा सहरा है, तो पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, तो ये चीजें आपको बेसिक तौर पे आनी चाहिए। तो जो दुआबे हैं वो आपको आने चाहिए। तो इस तरह से आप जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन थे, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। ये क्वेश्चन ये सारे के सारे जो मैंने अभी मैं भी आपके साथ सामने पहली दफा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जैसे आया मैंने अपने टीम के मेंबर को मैसेज किया कि ये एडिट करके भेजो सारे ताकि क्वेश्चन लिखे हुए सही हो। तो ये आप अगला क्वेश्चन देखें नीचे वो ही आ गया कि पाकिस्तान और जो बॉर्डर्स हैं उनके, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, ड्यूरल लाइन कहते हैं। व्हाट इज द 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम क्या है। पाकिस्तान के अंदर अगर जरदारी साहब का कुछ सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने, तो उन्होंने 18वीं तरमीम की है। समझ आ गई बच्चों। जो बच्चे इस चीज को जानते हैं, 18वीं तरमीम पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा एहसान था सरकारी साहब की तरफ से, और उन्होंने किया ना किया हो, ये सबसे अच्छा उन्होंने एहसान किया। तो आपने जी सर, 18, सदर हाँ सदर के खिलाफ काम किए हैं, उसके अलावा सूबों को इख्तियार दिए हैं। पहले ये होता था कि सदर का जब दिल करता था ना वो मुल्क को का जो बाजी पढ़ देता था, भगा देता था वजीर को। सदर जरदारी साहब पहले सदर खुद थे जिन्होंने अपने इख्तियारात वजीर को दे दिए थे। अभी देखे हुकूमत जो है वो सदर की वजह से नहीं टूटती, वो जो हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाती है उसकी वजह से टूटे, वो अलग बात है। इमरान खान की सदर वजीर जो गई है मतलब वजीर आजमशिप, वो नो मोटो मतलब जो है हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गई है, सदर की वजह से तो नहीं ना गई। तो सदारती जो है पावर उन्होंने खुद वजीर को दे दी नंबर वन पे। उसके बाद जी हमारे पास क्या किया उन्होंने, पावर दिल्ली के उसने किया सूबों क्या, को इख्तियार दिए पावर सर, शिफ्ट कर दी थी। सूबों को। हाँ पावर शिफ्ट कर, उसके बाद ही डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, पावर को डिसेंट्रलाइज किया सूबों को। उसके बाद उन्होंने हमारे पास और उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं, जैसे हमारे पास उन्होंने मतलब जो बजट का था उसको उन्होंने रिवाइज किया। उन्होंने जो सूबों की जो थी ना बजट के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से उनका जो शेयर थे वो चेंज किए। और बहुत सारे काम आपने 18वीं तरमीम के ऊपर ना, 18वीं तरमीम के ऊपर यूट्यूब से कोई अच्छी सी वीडियो लाजमी देख, दो से तीन काम ये है कि उन्होंने सदर के इख्तियार खत्म ज्यादा कम करके, बहुत कम करके जिनको दे दिए। सूबों को जो पावर थी वो सूबों के अंदर जो फेडरल से सूबों को पावर दे दी। उसके उन्होंने जो मेन जो हमारे पास काम है, उसके बाद जी उन्होंने पानी का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया। और भी बहुत सारे काम है, आपने 18वीं तरमीम के ऊपर एक वीडियो लाजमी देख लेनी है। और सबसे अच्छी मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेंड कर दूं ग्रुप के अंदर, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के मेन काम और 26वीं तरमीम, ये आपने दो लाजमी करनी है। 26वीं तरमीम के मैंने नोट सेंड किए हुए हैं, अगर नहीं तो मैं आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ जिसमें नोट्स बनाए हैं हमने बड़े अच्छी तरह के ना। तो वो मेरे पास एक है दोस्त की नोट्स है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। 26वीं तरमीम को आपको बताना चाहिए, 18वीं तरमीम, ये दो आपने लाजमी करनी है। तो जी व्हाट इज पीडा, पीडा सर वो क्या है। ग्रुप में शेयर कर 26। मैं मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। पीडा क्या होता है, पीडा का किसी को होता है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 में आया था।
पीडा एक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमों के ऊपर सबसे बड़ा ये ना कह लें कि एक होता है तलवार लटक रही होती है। अगर कोई भी सरकारी मुलाजम काम ना कर रहा हो तो उसका अफसर कहता है मैं तुम्हें पीडा एक्ट लगा दूंगा, पीडा लगा दूंगा। मतलब पीडा का क्या मतलब होता है कि कोई भी बंदा काम कर रहा है ना, कोई भी बंदा अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो अगर काम सही नहीं कर रहा तो उसको पीडा एक्ट के थ्रू उसको निकाला जा सकता है। पीडा एक्ट के थ्रू उसको निकाला जा सकता है महकमे से, नंबर एक। नंबर टू पर उसकी सैलरी को रोका जा सकता है, उसको कोई फाइन किया जा सकता है। उसके बाद जी हमारे पास मेन काम ये है उसका आफ्टर रिटायरमेंट। ये देखिए मजे की बात ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायरमेंट हो गया ना, जो बंदा रिटायर हो गया है, आफ्टर रिटायरमेंट 1 साल तक उसका अकाउंटेबल वो रहता है। 1 साल तक वो अकाउंटेबल रहता है, तो जो उसने काम किए हुए हैं। मतलब उसको वो उसकी वो पेंशन रोक सकते हैं, उसको जेल हो सकती है कुछ, अगर उसने इतना ही ब्लंडर कर दिया जो कि ये 1 साल के अंदर सामने आ गई है, तो वो अकाउंटेबल है। पीटा एक्ट होता है पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन की जो एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। वेरी गुड। तो दोबारा से लास्ट है पीका। पीका कब आया था, किसी बच्चों को पता है? सर 2016 में। 2016 में, वेरी गुड। 2016 में पीका एक्ट आया। पीका एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारे पास स्कैम होते हैं, इन सारी चीजों को कैसे आपने ओवरकम करना है। जो ऑनलाइन बुलिंग होती है फेसबुक के थ्रू, या जितने भी ऑनलाइन के रिलेटेड हमारे पास जो है ना दो नंबरी, उनको खत्म करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बनाया गया। ये दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं, तो ये मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना जब तक आपकी जॉब नहीं आती सारे डिपार्टमेंट अच्छे काम कर रहे हैं। तो जी हमारे पास है जी गिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। एक सीएसएस का जो स्टूडेंट होता है ना, अगर आप उसको देखें तो उसका एक ओपिनियन बनना होता है, वो इतना बाइस्ड और इतना ज्यादा तल्ख कलाम नहीं होता, क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको पता होता है कि अपना ओपिनियन कैसे बनाना है और कैसे बाइसनेस से निकल कर कैसे एक नेचुरल और एक मतलब जो है ना इंटेलेक्चुअल बनना है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने इंटेलेक्चुअल बनना है वहां पर बाइसनेस वाला पर्सन नहीं बनना। आपको कहते हैं ना फर्ज करें किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपने भड़कना नहीं है, आपने उसको सुनना है, उनके उनको वो आंसर करना है जो बेस्ट आंसर है, वो नहीं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। वो ऐसा क्वेश्चन आपसे इसलिए करते हैं कि आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के बंदे हैं। आपने वो आंसर करना है जो आपकी जॉब के लिए आपको आगे लेके जाए। फिर है जी हमारे पास गिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐसी क्वेश्चन था बच्चों एविडेंस वाला। जी जी सर। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मतलब बहुत सारे टाइप के एविडेंसेस होते हैं हमारे पास। मतलब एविडेंस आप यहाँ से एग्जांपल है, अगर कुछ स्कैम हुआ है उसका एविडेंस हो सकता है। वो अगर कोई इंटरनेट के ऊपर किसी ने गलत मवाद डाला है तो वो भी एविडेंस हो सकता है। तो ये सिंपल एविडेंस है जो सबूत होते हैं। अभी एफबीआर के थ्रू भी लोगों को नोटिस आ जाते हैं। मतलब कुछ दिन पहले एक स्कैम ये चला था, एक बड़ा यूनिक स्कैम मैं आपको बताता हूँ। वो स्कैम ये था जिसके अंदर मतलब ये देखो मैं ये आपने मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर किसी को इसमें से गुजरा नहीं है तो सोचा भी हो कि ऐसा भी हो सकता है। इतनी कौम तेज है ये। देखिए जी काम ये था कि आपने कोई गेम खेलनी है। गेम आपके मोबाइल पे होती है। उस गेम के होते हैं डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल होते हैं गेम के। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और स्टार्ट में वो लेवल थोड़े सस्ते सस्ते होते हैं कि जी फर्स्ट करें जी 4 लेवल, फर्स्ट करें जी 5 लेवल है। और 5 लेवल पूरे करने के बाद आपको एज अ इनामी रकम के तौर पर वहां से आपको जी फर्स्ट करें जी अगर आपका अब तक इन्वेस्ट होगा ना 10,000, 10,000, तो आपको वहां से वापसी, ये बच्चा अपना माइक ऑफ कर, तो आपको वहां से वापसी पे मिल जाएंगे जी फर्स्ट करें जी 20,000 मिल जाएंगे आपको। डबल प्रॉफिट हो गया। अब इस 5 लेवल में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो आपको मैसेज करने के 200 रुपए इन्वेस्ट करने का, स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पे 500, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 300, 250। तो वो कुल मिला के जो अमाउंट बनेगी वो 2,000 बनेगी, और आपको वहां से प्रॉफिट होगा फिर 10,000 का हो गया। आप बड़े खुश होते हैं। अब ये जो पैसे आपने ट्रांसफर करने हैं वो आपने किसी चलान फॉर्म के थ्रू या जैसे एनएफटी है या जैसे बाइनांस है वैसे नहीं करने। आपने वो आपको एक अकाउंट नंबर सेंड करेंगे। फर्स्ट करें जी वो कर देते हैं जी ये मुजम्मल का अकाउंट नंबर सेंड कर देते हैं कि जी आप इस पे 250 रुपये सेंड कर दें। अब वो मुजम्मल के अकाउंट में पैसे चले गए जी। अब मुजम्मल एट अ सेम टाइम उनकी तरफ से हायर है, मुजम्मल की तरफ से हायर है कि मुजम्मल को वो देते हैं दिन का 3,000 रुपये। कितना? 3,000 रुपये डेली का। मुजम्मल ने कुछ भी नहीं करना। मुजम्मल के अकाउंट में ये जो बंदे पैसे सेंड कर रहे हैं ना, मुजम्मल को नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। इनको ये अपने गेम के लेवल पूरे करने के चक्कर में
जो अकाउंट नंबर देते हैं वो सेंड कर देते हैं, 250, 300, 500, 1000, 1500। मुजम्मल का काम ये है कि मुजम्मल का जो अकाउंट नंबर है वो ऊपर होना चाहिए किसी बैंक में जिसकी लिमिट ज्यादा से ज्यादा हो। नंबर 2 पर मुजम्मल के जो अकाउंट में मैसेज है ना, सिम पर मैसेज, सिम अलर्ट हो कि जैसे वो मैसेज आए वो मैसेज को कॉपी करे या स्क्रीनशॉट ले और इनको, ये जो स्कैमर है इनको सेंड कर दे। ये जी स्कैम है। अब ये मुजम्मल को पता नहीं है, इसको दिन में फर्ज करें जी ट्रांजेक्शन आई ना 1500 रुपए की, 200 रुपए करके, 400 रुपए करके, अगर कम 1500 भी आ गई तो इसकी दिहाड़ी फिक्स है 3000 रुपए, इसको 3000 देना ही देना है। मतलब वो ये स्कैमर इसको 3000 पे कर देंगे। और सैलरी डे के स्टार्ट में सुबह सुबह ही आ जाती है, आपको सैलरी का वेट नहीं करना पड़ता। मतलब 3000 रुपये सबसे पहले आपके अकाउंट में सैलरी आती है, उसके बाद अकाउंट में चाहे आपके 200 रुपए है, 100 रुपए है, नहीं आया, आपकी सैलरी कंफर्म है। और काम क्या है जी आपका, आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, शाम को वो आपके अकाउंट नंबर सेंड करेंगे, आपने सारे पैसे उठाने हैं उधर ट्रांसफर कर देने हैं, आप वेल हैं जी। आप इतना खुश होते हैं कि मैंने किया कुछ नहीं है, सुकून से रूम में बैठा हूँ जी, पैसे आई जा रहे हैं अकाउंट में, ट्रांसफर करता हूँ सुकून से, कुछ काम ही नहीं कर रहा। और ये जी मेरा एक दोस्त था, उसने मतलब पता चला, दोस्त क्या मतलब कह लें कि मोहल्लेदार थे, तो मुझे जब स्कैम हुआ उसके बाद पता चला। वो ये था कि जब बच्चे जनाब करने लगे, उसने एक भाई ने किया, फिर उसने अपनी बहन को लगाया, फिर उसने अपनी बहन को लगा लिया, फिर बहनोई हो गया, 4 5 इस तरह लोग लगे रहे। और जानने वाले थे मेरे। और अब क्या हुआ कि जी पहले ये लेवल जो 2000 में कंप्लीट हो रहे थे वो लेवल अब हो गए थे 50,000 में, अब वो 70,000 में भी हो रहे थे। एट द एंड मतलब बात ये है कि जो अगर उन्होंने फर्ज करें लाख रुपए कमाया है ना, तो जब आखिरी दफा उन्होंने ये गेम खेल के छोड़ा, तब उनका वो लिमिट 2 लाख तक या 5 लाख तक बढ़ चुकी थी, और जो उन्होंने कमाए थे वो सारे लगा दिए। तो उसने पकड़ के उधारे पैसे भी लगा दिए। उन्होंने कुछ मेरे से भी उधार मांगे थे, मैंने कहा यार क्या चाहिए, कहता यार थोड़े से पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें आज शाम तक वापस कर दूंगा। मैंने कहा जितने 5 10 हजार उन्होंने मांगे मैं दे दिए। अब वो बाद में पता चला कि ये कर रहे थे मतलब काम। और अब इनको पता नहीं है कि ये गेम मतलब स्कैम हो रहा है। ये ऐसा जैसे बनाए के तौर पे अपना गेम प्ले कर रहे हैं, अपने आप से प्रेर रहते हुए ईमानदारी से, इस मुजम्मल के फर्ज करें अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये अपनी ईमानदारी से जो पैसे आ रहे हैं शाम को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन ये जो स्कैमर है ये इतने शातिर हैं कि इन्होंने ये किया कि अगर देखिए जी आप गेम खेलते खेलते आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो वो आपको कहेंगे जी आप हमारे पास ना अपना अकाउंट ओपन करवा लें और आपको हम काम देते हैं, दिन में आपको 3000 आता रहेगा। तो इस तरह से फिर बच्चे फिर वो उनको पैसे आते रहे और वो करते रहे। और क्या एट द एंड हुआ कि उनको FBI की तरफ से नोटिस आना शुरू हो गए। मतलब आपको अकाउंट एक बंद होता है, आप दूसरा खुलवा लेते हैं, अकाउंट बंद हो, अब ये नहीं कि लाजमी आपके अकाउंट में 2000, आपके अकाउंट में 2.5 5 5 लाख 10 लाख 20 20 लाख आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनको ट्रस्ट रहता है ना कि ये बंदा काबिल ट्रस्ट है। तो उससे फिर क्या होता है कि वो सारी चीजें जी आपकी FBI की तरफ नोटिस आना शुरू हो गया कि जी आप ऐसा कर क्या रहे हैं कि जितने पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। तो इस तरह से स्कैम होते हैं। फिर ये स्कैम सारे के सारे FBI की तरफ नोटिस आया, फिर वो FBI के पास गए और ये सारी की सारी चीजें चली, फिर उन्होंने एविडेंस सारे दिखाए। तो मतलब वो अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो किसी स्कैमर के चढ़े हुए हैं। तो इस तरह से ये काम भी होते हैं। तो ये फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस कहलाते हैं। मुजम्मल आप पुलिस में कभी ऐसा स्कैम सुना मुजम्मल है? मुजम्मल का कट गया, ये मुजम्मल है। अच्छा जी, तो जी नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज पॉवर्टी एंड हाउ कैन वी रिड्यूस इन द इट इज इन द पाकिस्तान। पॉवर्टी क्या है? गुर्बत जी हमारे पास जो है मतलब जो आपके पास किसी वसाइल की कमी होना, वसाइल की कमी होना। वो वसाइल को डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। वो वसाइल आपके पास फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो आपके पास एजुकेशनल हो सकते हैं। गुर्बत लाजमी नहीं कि सिर्फ पैसे की गुर्बत ही हो, वो एजुकेशन हो सकते हैं, वो फूड, वो आपके पास फूड की हो सकती है, जरूरत कमी हो सकती है, वो आपके पास डिफरेंट तरह की कमी हो सकती है। तो इस तरह से आपके हमारे पास ये, और उसको कमी उसको कम कैसे किया जा सकता है जी? आप अपनी जो अवाम है उसको आप एजुकेशन दें, एजुकेशन देकर आप उसको कर सकते हैं कम। उसके बाद जी आप अपनी जो अवाम है उसको आप मतलब कारोबार बढ़ा के अपनी GDP बढ़ाकर, GDP अपनी बढ़ाएंगे, अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अपने लोगों को एक्नॉलेज करेंगे, अपने मुल्क के अंदर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। तो जितने भी मतलब जो अमीर होने के, जो फाइनेंशियली वेलबींग होने के, कारोबार के, एजुकेशन के, टेक्नोलॉजी के अंदर एनहांसमेंट करके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, तो ये सारे के सारे इस तरह से आप गुर्बत को पाकिस्तान के अंदर से कम कर सकते हैं। ये एक कॉल ले लूं। तो साहब की बात देखिए हो रही है।
यार बाकी सबको सर की आवाज सही आ रही है, मुझे ही खराब आ रही है। नहीं भाई, अटक रही थी थोड़ी थोड़ी। जी बच्चों, आवाज आ रही मेरी? यस सर, अब सही हो गया। हाँ, वो ना कॉल आ गई थी। तो इस तरह से जी हमारे पास इस तरह पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। फिर हाउ हमारी रिवर्स फ्लो थ्रू गुजरात, वही बात होगी ना जी, पाकिस्तान के अंदर मतलब जो पंजाब के अंदर जो कि इतने हमारे पास रिवर्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो मेन मेन रिवर्स हैं, मेन मेन रिवर, तो वो आपने करने हैं जी। हाउ मैनी ब्रांचेस आर ऑन रिवर चनाब, कितने ब्रांचेस हैं, तो ये आपने इस तरह से करने हैं। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये पाई जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास फाइल होगी। तो मैंने किनार पटवारी की जब इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी, तो ये सारे के सारे मैंने उन बच्चों को प्रोवाइड किए थे। तो वो फाइल होगी तो चलो मैं आपसे शेयर जरूर कर दूंगा। फिर है जी, विच कंट्री शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान ऑन विच साइड, बात आ गई ना जी ज्योग्राफी की, मैंने जो आपको पहले बताया। जी मुजम्मिल। सर ये जो इंटरव्यू आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एक लड़के से पूछे हैं? मे बी नॉट, एक से भी हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। फिर उसके बाद हमारी क्लास का टाइम हो गया। तो ये एक से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आप देखें ना 14वें स्केल की जॉब का एक अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब है, तो एक से भी हो सकते हैं। इंटरव्यू आपका 45-45 मिनट 50-50 मिनट तक भी जा सकते हैं। तो ये एक से भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये तो बड़े कम से क्वेश्चन है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन सारे 10 मिनट में 20 मिनट में खत्म हो जाए अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। ये तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर, इसलिए हमारी 1.5 घंटा हो गया कि 1.25 घंटा हो गया। विच रोड रूट्स कनेक्ट पाकिस्तान विद इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, वही बात जी, कौन कौन से रूट पाकिस्तान को जोड़ते हैं बाकी नेबर कंट्री के साथ। व्हाट थिंग्स कैन एन एनफोर्समेंट ऑफिसर सील कन्फिस्केट, जी कौन कौन सी चीजें जी वो कन्फिस्केट कर सकता है, कौन कौन सी चीजें वो सील कर सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पहली बात, उसकी एक लिमिट होगी, पेक्यूनियरी लिमिट होगी। उसको पहले उसकी लिमिट बताई जाएगी डिपार्टमेंट के थ्रू कि आप ये चीजें आपकी अथॉरिटी में आती हैं, आपकी लिमिट्स में आती हैं। नंबर 2 पर वो कोई भी चीज जो उसके लिमिट में आती है वो कर सकता है, मतलब दुकान सील कर सकता है। उसके बाद ये कन्फिस्केट करने में जो चीज आपके सामने, इस डिपार्टमेंट के थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफिसर सारी चीजों को कन्फिस्केट भी कर सकता है और सील भी कर सकता है। जो जो यहाँ पे हो रही है, मतलब कोई लॉ इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट बात हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है ना, तो वो कर सकता है। लेकिन आप उसको ये इस तरह बताएंगे कि जो जो उसकी लिमिट्स में आती हैं, जैसे कि अगर कोई जुर्म हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, तो वो वहां से उसको कन्फिस्केट भी कर सकता है और वो उसको सील भी कर सकता है। जैसे शॉप्स हैं, जैसे कोई और कोई किसी जगह पे काम गलत हो रहा है, वो कर सकता है जी। जी बच्चों, ये हमारे पास इंटरव्यू था आज का। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं जी, जो हमारी क्लास कंप्लीट होती है यहाँ पर। किसी का क्वेश्चन है वो बच्चों ग्रुप में कीजिएगा। अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ से ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो मैं घर जाके इंशाल्लाह आप लोगों से जो क्वेश्चन आएंगे। तो वो क्लास ऐसी एंड हुई थी कि वो एक नेट बंद हो गया था, लाइट जाने की वजह से मेन इंटरनेट बंद हो गया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इस वजह से हमारी क्लास पे मतलब वो, फिर भी अल्लाह का शुक्र, हमारे 3-4 चैप्टर हमने कर लिए थे। हमारा सुबह की क्लास जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। ये क्लास यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। जो आपको कोई और क्वेश्चन कहीं से दोस्तों मिलते हैं, वो आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम उसका भी आंसर ग्रुप में कर सकें। लाजमी नहीं, क्लास में हम ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता आपका, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, 24 घंटे में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है बिल्कुल इलॉजिकल, जिनकी जरूरत ही नहीं होती मेरे को आंसर करने की, उनको मैं मतलब नहीं करता। अदरवाइज जो आप अभी जो इंटरव्यू के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं सबका आंसर करूंगा, तो आप बेफिक्र रहें, आप क्वेश्चन पूछें, आई विल बी देयर। सर ये फाइल तो शेयर कर दे ये मैं कर क्वेश्चंस वाली। ये मैं कर दूँ। ठीक है बच्चों, सर फिर अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डेड लेक्चर भी है सर जो सर पिछले मैनेजर कहा कि मेरा सुबह इंटरव्यू है, तो जी बच्चे, शायद वो बुला रहे हैं, तो इनसे कह दें कि जब इनका इंटरव्यू हो जाए तो ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरा ग्रुप में शेयर कर दें। जी बच्चों आप सुन रहे हैं, कर दो बच्चे। बाकी जो कलाकार क्लासेस हैं वो मैं इंशाल्लाह आज रात में ही करूंगा। कल शादी पे जाना था, कल शादी पे मैं रात को 11-12 बजे आया हूँ, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। आज इंशाल्लाह मैं क्लासेस बाकी भी कोशिश करता हूँ आपके साथ सारी शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर।